एपिसोड 1। दोस्तों, हम आप सभी के लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये लव स्टोरी भी जरूर पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत सुनसान सड़क पर रात के करीब 1:45 एक मासूम सी 19 से 20 साल की लड़की एकदम जख्मी हालत में बेहोश चिल्लाई जा रही थी। बचाओ बचाओ, वो मुझे मार डालेगा, वो नहीं छोड़ेगा मुझे। पर उसकी आवाज उस सुनसान से सड़क, आसपास भयानक जंगल जहां दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान तक नहीं था। उस सड़क पर वो बस अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाए जा रही थी, पर कोई उसकी मदद करने नहीं आया। और जैसे ही उसे थोड़ा होश आया और उसने अपनी आंखें डरते डरते खोली, सामने से एक बहुत ही डरवना सा साया, जिसके हाथों की उंगलियों के सारे नाखून एकदम बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे, और उसकी वो विशाल शरीर, वो साया उस लड़की की तरफ तेजी से हंसते हुए बढ़ी जा रही थी। जिससे वो लड़की उठकर भागने की कोशिश की, और तभी पीछे से उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो साया उसे जकड़ लिया है और वो अब आगे नहीं जा पाएगी। इतना होते ही उसकी आंखें खुल जाती है और वो एकदम से डर के मारे जोर से चिल्ला पड़ती है, मम्मा पापा बचाओ मुझे, वो मुझे मार डालेगा। उसकी आवाज सुनते ही एक 45 से 50 साल का आदमी और एक लगभग 40 साल की औरत दौड़ते हुए उसके कमरे में जा पहुंचती है। और वो औरत एकदम उस लड़की के पास जा उसे अपने सीने से चिपकाते हुए कहती है, बस बस मेरी बच्ची, शांत हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं मरेगा, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो बस एक बुरा सपना था। रिचा, अपनी आंखें खोलो, देखो मम्मा पापा दोनों हैं तुम्हारे पास, देखो तो। इतना सुनते ही वो लड़की अपनी आंखें खोल सामने अपनी माँ को देखते हुए रोनी सूरत में ही डरते हुए पूछती है, मम्मा, मुझे ये सपना क्यों आता है बार बार, और क्यों मेरे साथ ऐसा होता है उस सपने में, जहाँ पर मैं एकदम भयानक से जंगल में बिल्कुल अकेली, खुद इतना जख्मी होती हूँ कि चल भी नहीं पाती हूँ, और ना ही मेरी मदद करने वहां पर कोई और आता है। आखिर ये सपना एक बचपन से ही मुझे क्यों आ रही है? प्लीज मम्मी बताओ मुझे कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह है। रिचा की डरे सहमे आवाज में ये सब पूछने पर उसके पापा यशोधर सिंह उसके पास जा प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरी बच्ची, तुम बेकार में इतना सोच रही हो उस सपने के बारे में। वो बस तुम्हारा एक बुरा सपना है जो बस तुम पर हावी हो जाता है। वैसे भी तुम शुरू से ही डरती ज्यादा हो, बस इसीलिए तुम्हें इतने बुरे बुरे सपने आ जाते हैं, और कोई बात नहीं है। देखो, तुम्हारे मम्मा और पापा दोनों यही है, अब तुम आराम से मम्मा के गोद में सर रख कर सो जाओ। रिचा बोली, मम्मा मुझे नींद नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो फिर से वही बड़ा भयानक सा साया नजर आएगा। अब तो मुझे सोने से भी डर लगने लगा है। यशोधर गंभीर आवाज में बोला, जमुना जी, रिचा को आप सुलाइए, हम बाहर जाते हैं, कुछ जरूरी कॉल करना है हमें। इस पर जमुना बोली, जी ठीक है बेटा, रिचा आओ, तुम मेरे गोद में अपना सर रखो, देखो मैं तुम्हें इतना अच्छे से मसाज दूंगी जिससे तुम्हें बहुत अच्छी नींद आ जाएगी, और तुम्हें वो सपना भी नहीं आएगा वापस। माँ के कहने पर रिचा अपने पसीना को पोंछते हुए दरी दरी जमुना के गोद में सर रख अपनी डर से भरी आंखें को किसी तरह बंद कर सोने की फिर से कोशिश करती है। चूंकि उसके पास जमुना थी, इसी वजह से वो अभी कम डरी हुई थी। और जमुना उसके सर पर हाथ फेरते रही और उसे कुछ गुनगुना कर सुनाती रही, जिससे उसका मन उस सपने से हट गया और वो कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गई। जब जमुना देखी कि रिचा सो गई है, तब वो उसके सर को धीरे से अपने गोद से हटा तकिए पर रख उसके ऊपर एक हल्का सा पतला चादर ओढ़ा जल्दी से कमरे से तेजी में बाहर चली गई, और जाकर सीधे यशोधर से डरते हुए बेचैनी से बोली, ये हमारी बेटी को क्या हो गया है जी? क्यों उसे ऐसे भयानक से सपने हर रात आते हैं? आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर को भी दिखाया, पर उन्हें भी रिचा की प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। अब हम कैसे अपनी बच्ची को ठीक करेंगे? जमुना जी, शांत हो जाइए। अगर आप इस तरह से इतना घबराएंगी तो रिचा को हम कैसे संभाल पाएंगे? आपको हिम्मत रखनी होगी, कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को। यशोधर के सांत्वना देने से जमुना के मन में उठ रहे डर का सैलाब कहाँ शांत होने वाला था, इसीलिए वो डरते हुए अपने छाती पर हाथ रख बोली, रिचा के पापा, कहीं उस बाबा की बात तो सच नहीं हो रही है जो उन्होंने हमसे 19 साल पहले बोली थी, जब हम रिचा का कुंडली उन्हें दिखाए थे? यशोधर ने एकाएक गुस्से से बोले, जमुना जी, आप उस बात को अपनी जुबान पर कैसे ला सकती है? मैंने आपको उसी दिन बोल दिया था कि आप इस बात को कभी भी अपन जहन तक में नहीं लाएंगी, फिर आज अपने। हाँ तो क्या करूं मैं रिचा की माँ हूं, मैं उसे ऐसे हर रात तकलीफ में तड़पते हुए नहीं देख सकती। अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता है। रिचा को हम नरगिसगढ़, एक काल्पनिक गांव का नाम है, से लेकर इसीलिए इस भीड़ भाड़ से भरे मुंबई जैसे शहर में लेकर आ गए ताकि वो इस शहर में वो सपना भूल जाए। पर हम गलत थे। वो ज्यों ज्यों बड़ी होती गई, उसका वो सपना एक भयानक रूप लेता गया। अब तो बात में बच्ची की जिंदगी पर आ गई है। वो खुद को मरते हुए देखती है सपने में। मैं जानता हूँ जमुना जी, और मैं भी अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उतना ही परेशान हूँ जितना कि आप हो रही है इस वक्त। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अंधविश्वास को मानने लग जाए। वो बाबा सिर्फ एक ढोंगी था और वो दूसरों को बेवकूफ बनाकर पैसे लुटता था।
उस समय मैंने आपको ये बात समझा था ना। लेकिन बस मेरे तसल्ली के लिए आप बस एक बार उस बाबा का पता लगाइए ना, बस एक बार मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अपने इतने डॉक्टर को दिखाया ना, क्या हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। कुछ नहीं, बस एक बार हमारे कहे पर आप उस बाबा से मिलने चलिए ना, प्लीज ऋचा के पापा। जमुना की बात सुन यशोधर एकदम से परेशान हो गया, पर उसके पास भी ऋचा के लिए कोई दूसरी इलाज का रास्ता नहीं था, इसीलिए वो जमुना की बात मानते हुए बोला, ठीक है जमुना जी, हम आपके कहने पर उस बाबा का पता लगा जाएंगे उनसे मिलने। पर इस वक्त काफी रात हो गई है और ऋचा अब सो गई है, चलिए हम भी सो जाते हैं। कल सुबह ही हम उस बाबा के बारे में पता लगाएंगे। जमुना भी यशोधर के साथ कमरे में चली गई। अगली सुबह ऋचा अपने पलंग पर अंगड़ाई लेते हुए, आंखें मलते हुए, करवटें लेते हुए चादर को पूरे सर तक ओढ़कर फिर से सो गई। सूरज उसके खिड़की के रास्ते उसके चेहरे पर बिखेरे जा रहे थे, लेकिन वो सूरज की रोशनी को इग्नोर करते हुए अभी भी सो ही रही थी। तभी जूली कमरे में उछलते हुए ऋचा के पास जाकर चिपक कर सोते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग देदू, लव यू सो मच, अब उठ जाओ, सुबह हो गई। जूली की आवाज सुनते ही ऋचा हड़बड़ा कर आंखें खोल ली, और जैसे ही उसने सामने जूली को देखी, वो एकदम खुशी से उसे कस के अपने से चिपकाते हुए बोली, माय स्वीट हॉट, तुम यहाँ? मैं कहीं सुबह सुबह सपने तो नहीं देख रही हूँ? नहीं दिदू, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि मैं सच में आ गई। अब मैं लगभग 1 महीने आपके साथ ही रहूंगी, क्योंकि मेरे स्कूल में 1 महीने की छुट्टी हो गई है। क्या अब मेरी बहना मेरे साथ रहने वाली है? वाह, कितना अच्छा है। अब हम दोनों बहनें मिलकर खूब मस्ती करेंगे। जानती हो जूली, मुझे हर रात को वही सपना आता है जिसकी वजह से मैं रात को बहुत डर जाया करती हूँ। फिर मम्मा पापा को मेरी वजह से परेशानी होती है, लेकिन अब से तू मेरे साथ ही सोओगी तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो फिर दिदू, आज से आप अपने सपने को कह दीजिए कि अब वो आपको आकर परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब से आपकी बहन आपके साथ जो है। दोनों बहनें पलंग पर लेटे लेटे एक दूसरे से गप्पे लड़ाने लगी। तभी दरवाजा खोलते हुए जमुना वहां आ कहती है, ऋचा बेटा उठ जाओ, अब देखो सूरज सर पर चढ़ गया है और तुम हो जो कि अब तक बेड पर ही हो। अब तो तुम्हारी छोटी बहन भी आ गई, अब तुम दोनों मिलकर पूरा घर सर पर उठा लोगी। तो क्या हो गया मम्मा? वैसे भी अब जूली की स्कूल में तो छुट्टी ही शुरू हो गई है, और मेरी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो इस हिसाब से हम दोनों का ही हक बनता है मस्ती करने का। क्यों जूली? ये बोलते हुए ऋचा जूली से हाई फाई करने को कहती है, और दोनों जमुना की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। ऋचा को एकदम मासूम भरी चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए देख जमुना के आंखों में पानी आ जाता है, और वो मन ही मन कहती है, आखिर मेरी बच्ची को वो सपना बार बार क्यों आता है जिसकी वजह से ये अपने आप को खो देती है। दिन भर इतनी खुशमिजाज लड़की रात होते इतना डर जाती है। भले ऋचा के पापा मेरी बात ना माने, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बच्ची के बारे में वो बाबा ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सही था। और अब तो ऋचा 19 साल की हो गई है, कहीं उनकी बात। तभी ऋचा और जूली जमुना के दोनों तरफ से गले लगते हुए बोली, लव यू मम्मा। उन दोनों की बात सुन जमुना भी प्यार से मुस्कुराते हुए बोलती है, लव यू बेटा, अब जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक हम तुम दोनों के लिए नाश्ता बना देते हैं। वैसे भी हमें और भी बहुत सारे काम है, तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। ये बोल जमुना कमरे से चली जाती है, और जूली भी अपना सामान निकाल अलमारी में रखने में बिजी हो जाती है। ऋचा को फिर से एक बार रात की वो सारी भयानक सा सपना दिमाग में घूमने लगता है, और वो मन ही मन कहती है, आखिर हर रात मुझे वही सपना क्यों आता है? और वो जगह जगह इतना भयावह, और उसके पास लगी बोर्ड पर कुछ नरगिस इसी तरह का बोर्ड लगा रहता है, और उस पर ढेर सारा खून। आखिर वो सब मुझे क्यों दिखाई देता है? और वो बड़ा साया कौन होता है जो मुझे पीछे से जकड़ लेता है? मम्मा पापा तो बोलते हैं कि ये सब मेरा बस एक बुरा सपना है, पर भला एक जैसे ही सपना हर रोज मुझे कैसे आ सकते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी जूली बोल पड़ती है, क्या दीदू, अब आप ऐसे बैठी क्यों हैं? जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ ना, मम्मा बोली है ना जल्दी नीचे आने। जूली के कहने पर ऋचा अपने सपने के बारे में छोड़ फ्रेश होने चली जाती है। इधर एक पुराना बहुत ही बड़ी जगह पर फैली हुई बड़ा सा किला, जो लगभग 100 साल पुराना लग रहा होता है, चारों तरफ से टूटा खंडहर में तब्दील। उसके आसपास ढेर सारे चील उड़ रहे होते हैं, और ढेरों जंगल, और उनमें एक अजीबोगरीब आवाज आ रही होती है जो सुनने में बड़ी ही भयावह होती है। और बस एक नाम जो हर रात उस खंडहर से सुनाई देती है, रातमाला। बड़ी ही डरावनी आवाज में उस खंडहर में हर रात कोई रत्नमला नाम पुकारता है, और साथ ही कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें वापस लेने जरूर आऊंगा। उसी पुरानी खंडहर के पास एक छोटी और काफी सालों से बंद पड़ी भगवान शिव पार्वती की मंदिर भी थी, जिसे देखकर लग रहा है कि वो उस किला कितने समय से ही वहां पर बनी हुई है, और हाल फिलहाल में उस मंदिर के दूर दूर तक कोई इंसान पूजा करने नहीं जाता है। इधर यशोधर सुबह सुबह तैयार होकर अपने ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था,
इतने सालों से वो मुंबई में रह रहा था, इसीलिए उसने अपनी बेटी के नाम से एक कंपनी शुरू की थी जो अच्छी खासी चल पड़ी और वो रातों रात एक बड़ा जाना माना नाम बन गया और अपने अंदर कई सारे और बेरोजगार लोगों को काम भी दिया। यशोधर बोले, जमुना जी हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, हमारी बच्ची जगिया अभी तक सो ही रही है। जमुना जी जल्दी जल्दी टिफिन लाते हुए यशोधर को दे बोली, अरे अब आपकी बच्ची अकेले नहीं है, छोटी वाली भी आ गई है, इसीलिए अब तो इन दोनों का मस्ती दिन भर चलता रहेगा। क्या जूलिया आ गई? उसके स्कूल में छुट्टी हो गया है क्या? हाँ, वो 1 महीने के लिए छुट्टी मिली है। चलिए अच्छा ही हुआ जो जूलिया आ गई। अब कुछ हद तक ऋचा का उन सपनों पर से ध्यान तो हटेगा। पता नहीं जूली छोटी होते हुए भी इतनी हिम्मत वाली है, जबकि ऋचा बड़ी होते हुए भी इतनी डरी डरी क्यों रहती है। पता नहीं क्या हो गया है मेरी बच्ची को। तभी जमुना जी बोलती है, हमने जो कल रात आपसे कहा था वो आपको याद है ना? किसी भी तरह आप उन बाबा का एक बार पता लगाइए, हमें बस एक बार उनसे मिलना है। हाँ जमुना जी, हमें याद है और हम भी चाहते हैं कि जल्दी हमारी बेटी ठीक हो जाए, और आपके कहे अनुसार हमने कल रात ही अपने मैनेजर से उस बाबा का पता लगाने के लिए बोल दिया है। अब जाकर देखते हैं कि उसे कुछ पता चला कि नहीं, फिर आपको बताते हैं। ये बोल यशोधर गाड़ी में बैठ घर से ऑफिस के लिए निकल गया और जमुना वहीं खड़ी मन भारी किए बस अपनी बच्ची के ठीक होने का प्रार्थना कर रही थी। ऋचा सुबह सुबह उठकर बाथरूम से फ्रेश हो एक शर्ट जीन्स और क्रॉप टॉप पहन नीचे आते हुए जमुना से कहती है, मम्मा, मैं रेडी हो गई हूँ, मुझे नाश्ता दे दो। ऋचा की आवाज सुन जमुना किचन से निकलते हुए जब ऋचा को देखती है तो अपने सर पर हाथ मारते हुए कहती है, हे भगवान, इस लड़की को कितना भी समझा दूं पर इसके दिमाग में कोई बात समझ कहाँ आती है। ऋचा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे और ना ही तेरे पापा को ये उल्टा सीधा कपड़ा पसंद है, फिर तू मेरी कोई बात मानती क्यों नहीं है? अगर तुम्हें मॉडर्न कपड़े ही पहनने हैं तो फिर लॉन्ग स्कर्ट और उस पर टॉप पहनकर ये क्या पूरी की पूरी कार्टून बन घूमती रहती है पूरे घर में। अभी जमुना का पूरा डांट खत्म भी नहीं हुआ था कि तभी पीछे से जुली भी वैसे ही कपड़ों में बाहर आ जाती है, जिससे वो खुद से ही कहती है, मैं भी ना किसे समझा रही हूँ, एक हो तो ना यहाँ तो दोनों की बुद्धि उल्टी ही चलती है। जैसे ही ऋचा की नजर जुली पर गई उसे हंसी आ गई और वो हंसते हुए जमुना से बोली, अब क्या आप जुली को भी भारतीय संस्कृति का ज्ञान देने वाली हो मम्मा? पर वो तो हॉस्टल में रहती है, आज नहीं तो कल वहां फिर से यही सारे कपड़े पहनेगी, क्यों जुली? और नहीं तो क्या दे दूं, आजकल अब ये सब कपड़े ही ट्रेंडे हैं। मैं सिर्फ अकेली थोड़ी ना पहनती हूँ और मम्मा को यूं बस हम दोनों के कपड़े ही दिखते हैं। अब ये सब छोड़ो मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज नाश्ता दे दो ना। जूली के ये सब कहने पर जमुना खुद से कहती है, मैं भी किसे समझा रही हूँ, जैसी बड़ी वैसी ही छोटी। आज चल जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। जमुना ये बोल किचन में चली जाती है। उसके जाते ही ऋचा और जूली दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। इधर यशोधर जब अपने ऑफिस पहुंचता है तब अपने मैनेजर को वो अपने केबिन में बुलाता है। मैनेजर केबिन का दरवाजा खटखटाते हुए पूछता है, मे आई कमिंग सर? अरे सुरेश, आ जाओ, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। जी बोलिए सर, क्या काम था? सुरेश, वो हमने तुम्हें कल एक बाबा के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, तुमने पता लगाया कि वो कहाँ रहते हैं? जी सर, हम आपको आज बताने ही वाले थे उस बारे में, पर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप उस जैसे बाबा को क्यों ढूंढ रहे हैं। सुरेश, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हम कुछ समझे नहीं। हमें माफ कीजिएगा सर, मेरा मतलब है कि मैंने लोगों से उस बाबा के बारे में सुना है कि वो पागल है और वो लोगों को अपने वश में कर अपनी बात मनवाते हैं, फिर जादू मंत्र सबका प्रयोग कर अंत तक उसे मार डालते हैं जो उनसे मिलने जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है उनके बारे में कि आज तक उनके पास जो कोई अपनी समस्या लेकर गया है वापस वो लौट कर नहीं आया है, और ना ही उसके बारे में कुछ पता चल पाता है कि उस इंसान का हुआ क्या। ये क्या बोल रहे हो तुम सुरेश? ये सब बस एक लोगों द्वारा फैलाया गया अफवाह है और कुछ नहीं। हम उनसे एक बार पहले भी मिल चुके हैं, ऐसा सब कुछ नहीं होता है, समझे? हमें ये बताओ कि वो अभी कहाँ रहते हैं। सर, वो तो हम ये सब लोगों द्वारा सुने थे, बस इसीलिए आपको बता दिया। वो बाबा का नाम रुद्रेश्वर नाथ है और वो यहाँ से लगभग 3000 किलोमीटर दूर एक नरगिसगढ़ नाम का एक बहुत पुराना और खंडहर सा जगह है, वहीं पर वो आज से नहीं बल्कि बहुत समय से रह रहे हैं। जैसे ही सुरेश ने नरगिसगढ़ गांव का नाम लिया यशोधर एकदम से सकपका गया और उसके हाथ कांपने लगे। तभी सुरेश उन्हें देखकर बोला, क्या हो सर, आप इतने घबराए हुए से क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? लेकिन यशोधर खुद को शांत करते हुए सुरेश से कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ है, अब तुम जा सकते हो, अगर हमें कोई और काम होगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे। जी सर। सुरेश के जाते ही यशोधर एकदम घबरा कर कुर्सी पर से उठ खड़ा होते हुए खुद से कहता है, इसका मतलब हमें रुद्रेश्वर बाबा से मिलने वापस से एक बार फिर उस गांव में जाना पड़ेगा।
लेकिन वो गांव खतरे से खाली नहीं है। वहां पर इंसानों का जाना बहुत खतरनाक है। पर हमें ऋचा के लिए एक बार वहां जाना तो पड़ेगा ही। आखिर उसे ये सपना बार बार क्यों परेशान कर रहा है? और जमुना जी भी अपनी तसल्ली के लिए उनसे मिलना चाहती है। यशोधर बहुत परेशान हो गया था नरगिसगढ़ का नाम सुन, और वो इसी सोच में दिन भर अपने केबिन में बैठा सोचता रहा कि आखिर वो उस गांव में दोबारा कैसे जाए जहां से वो बचकर निकल गए थे। इधर नरगिसगढ़ गांव में एक भयानक आंधी के साथ साथ जोर जोर से बादल गरज रहे थे, और उस आंधी में मंदिर में बैठे रुद्रेश्वर नाथ भगवान शिव और पार्वती के आगे बैठ हवन किए जा रहे थे और मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। हे भोलेनाथ नाथ, आप तो सर्वज्ञाता है। आपको अगला पिछला सबका ज्ञात होता है, तो आप इस अनहोनी को होने से रोक क्यों नहीं रहे हैं? जो 19 साल पहले घटित होने से बच गया था वो एक बार फिर अपने चरम सीमा पर आ गया है, और इस बार उसकी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जिसका मैं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ। और एक बार फिर से वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर वही सब करने वाला है जो 19 साल पहले करने की कोशिश की थी। हे भोलेनाथ, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप उस दानव को उसके मकसद में कामयाब मत होने दीजिएगा। बाबा रुद्रेश्वर नाथ मंदिर में एक टक भोलेनाथ की प्रतिमा देख देख अपनी मन की बात कहे जा रहा था, साथ ही साथ हवन भी कर रहा था। पर उसके प्रार्थना का उस समय कोई भी लाभ नहीं दिख रहा था। उस पूरे गांव में एक आंधी की लहर सा दौड़ गया था जहां पर इंसानों का बच पाना लगभग असंभव सा था। लेकिन फिर भी रुद्रेश्वर नाथ ने हार नहीं मानी और अपनी पूजा जारी रखा। उनके पूजा करने और हवन का धुआं चारों दिशाओं में फैलने से कुछ समय में वो आंधी एकदम शांत हो गई, जिसे देखकर रुद्रेश्वर नाथ भगवान से दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हुए कहता है, हे प्रभु, मैं ये सब कर उसे कब तक रोक पाऊंगा? अब तो मैं काफी बूढ़ा भी हो गया हूँ और मेरी शक्ति भी कम होने लगी है। अब आप ही उस बच्ची की रक्षा कीजिएगा जिसके लिए ये दानव पूरे गांव को इस खंडहर में तब्दील कर दिया है। इधर ऋचा दौड़ते हुए जुली के पीछे पीछे भागे जा रही थी कि तभी वो अचानक से एक जगह पर रुक गई और एकदम खुद को दोनों हाथों से पकड़ धीरे धीरे पीछे की ओर देखने लगी। उसे ऐसा करते हुए देख जुली उसके पास आते हुए कहती है, दीदू, क्या हो गया आपको? यूं दौड़ते दौड़ते आप रुक क्यों गई? आप ठीक तो है ना? आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जूली जैसे ही पानी लेने डाइनिंग टेबल के तरफ जाने लगी, पीछे से ऋचा झट से उसके कलाई को पकड़ते हुए बोली, प्लीज जूली, मत जाओ, यहीं रुको मेरे पास। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई है जो मुझे पीछे से छूने की कोशिश कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है जूली। क्या दीदू, आप भी? आप ही देखो, यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई तीसरा आपको दिखाई दे रहा है? ये सब बस आपका भ्रम है और कुछ नहीं। और रही बात आपको ये फील होने की, तो आप हर वक्त उस सपने के बारे में ही सोचती रहती है। बस इसी वजह से आपको ये सब फील होता है और कुछ नहीं है। आप पहले सोफे पर बैठो और अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जूली के कहने पर ऋचा सोफे पर बैठ तो गई, पर जब जूली पानी का ग्लास लेने डाइनिंग टेबल की तरफ गई तो ऋचा खुद में बोलने लगी, पता नहीं कोई भी मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करते हैं। सबको लगता है ये मेरे मन का वहम है, पर क्या वहम हमेशा होता है? मुझे पक्का यकीन है कि कोई तो था जिसने मुझे छूने की कोशिश की थी, और उसका छूना एक बहुत ही अजीब सा था, मानो जैसे उसकी नियत सही ना हो। मैं ये सब किससे कहूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी जूली पानी का ग्लास आगे देते हुए कहती है, ये लो दीदू, आप पानी पी लो, आपको बेहतर महसूस होगा। हम एक काम करते हैं, वैसे भी आपकी भी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और मुझे भी काफी दिनों की छुट्टी मिली है, तो क्यों ना हम दोनों बहनें हर दिन बाहर घूम फिर कर आया करें। इससे आपका मन भी उन सब बातों से हटा रहेगा और हमारी मस्ती भी हो जाएगी। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है जूली, पर क्या हम दोनों को बाहर जाने देने के लिए मम्मा पापा मानेंगे? हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, इसे देखकर तो मम्मा हमें इतना डांटती है। अब अगर हम ये पहन बाहर जाने की बात करेंगे तो नो वे, कभी भी नहीं मानेगी। आपको किसने कह दिया दीदू कि हम ये कपड़े पहन कर बाहर जाएंगे? अरे हम तो अपनी प्यारी सी मम्मा के हिसाब का ही कपड़ा पहनेंगे, तभी तो हमें बाहर जाने का ग्रीन चिट मिलेगा। क्यों? अरे छुटकी, तू तो बड़ा होशियार निकली है, मुझसे छोटी पर दिमाग काफी चलता है तेरा। तो फिर ठीक है, हम जल्दी से जाकर कपड़े चेंज कर लेते हैं और फिर मम्मा को मनाना भी तो है। ठीक है दीदू, हमें भी तो ये चेंज करना होगा। दोनों बहन जल्दी जल्दी जाकर अपने कमरे में सूट सलवार पहन ली और अपने बालों को बिना किसी स्टाइल के वैसे ही पकड़ पीछे एक रबर लगा ली। और जैसे ही दोनों ने खुद को आईने में देखी, एक दूसरे को देखकर उनकी हंसी छूट गई और हंसते हुए एक दूसरे से बोली, तो मम्मा हमें ऐसा देखना चाहती है? अरे ऐसे में तो हमें एक लड़का भी नहीं मिलेगा, ये मम्मा भी ना। तभी ऋचा बोलती है, अगर हम ऐसे बाहर गए ना जुली, तो सच मान हमारा बहुत मजाक बनेगा। लेकिन मम्मा को मना भी तो बस इसी से सकते हैं, वैसे तो वो परमिशन देने से रही। ऑफो दीदू, आप कितना सोचती है और उन बातों का टेंशन भी अपने दिमाग में ले लेती है। आप बस चील करो, मेरे पास हर मर्ज का दवा है।
मैंने आपको क्या कहा, आप बस मस्ती करने की सोचो, बाकी मम्मा को तो मैं यूं संभाल लूंगी, और ना ही आपको और ना ही मुझे ये कपड़ा पहन बाहर जाना पड़ेगा। पर तू करने क्या वाली है छुटकी, जरा हमें भी तो बता। अच्छा रुको, हम बताते हैं। ये बोल जल्दी से जूली बैग पर रखे अपने बड़े वाले पर्स को उठा रिचा को दिखाते हुए बोली, ये देखिए देदू, क्या है इसमें? ये पर्स क्यों दिखा रही है मुझे जूली, इससे हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी? क्या दीदू, आप तो बिल्कुल ही नहीं समझती हो, ये पर्स नहीं बल्कि इसके अंदर रखे कपड़े को देखो। ये हमारे फेवरेट कपड़े हैं जिसे हम घर से बाहर निकलने के बाद कार में ही चेंज कर लेंगे, और वापस जब घर आने लगेंगे तो फिर झट से यही सूट सलवार धारण कर लेंगे। इससे मम्मा भी खुश और हम भी खुश। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया, बोलो दीदू? ये सब क्या कर रही है तू जूली? मम्मा से झूठ बोलकर हम ये कपड़े पहनेंगे, पर मुझे ये सही नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं ना, हम मम्मा को सब बता ही देते हैं, फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, शायद वो मान जाए। क्या दे दूं? आप भी ना, अगर आप मम्मा को बताएंगी तो 100% वो हमें बाहर नहीं जाने देने वाली है। इसीलिए मैंने जो प्लान किया है वो ही सही है, प्लीज मान जाओ ना। देख जूली, मुझे ये सब सही तो नहीं लग रहा है, पर अगर मेरे कुछ ना कहने से तुझे खुशी मिलती है तो ओके, मैं मम्मा से कुछ नहीं कहूंगी, पर हम जल्दी वापस घर आ जाएंगे। पक्का दीदू, आप वर्ल्ड बेस्ट दीदू है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मम्मा को भी मनाना है। ये बोल जूली और रिचा कमरे से निकल बाहर किचन की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो दोनों किचन के बाहर पहुंचती है, जमुना उन दोनों को देख एकदम दंग रह जाती है। उनकी आंखें बस खुली की खुली रह जाती है। उन दोनों को उस कपड़े में देख जमुना जी हैरानी से बोली, अरे आज सूरज किधर से निकला है? अभी कुछ देर पहले तक तुम दोनों कटे फटे कपड़े पहने हुई थी और अचानक ये एकदम सांस करीबन मेरे सामने। लगता है जरूर तुम दोनों को मुझसे कोई काम है, इसीलिए तो अलमारी में पड़ी इतने दिनों का कपड़ा आज पहन मेरे सामने प्रकट हुई हो। अब बताओ क्या काम है मुझसे? तभी दोनों बहन एक साथ बोल पड़ी, नहीं नहीं मम्मा, आपको क्या लगता है हमें बस जब काम होगी तभी हम आपकी बात मानेंगे? वो तो हमने सोचा कि आपको थोड़ा खुश कर दें और बस इसीलिए हमने ये आपकी दी हुई सूट पहन ली। तो दोस्तों, ये है स्टोरी का पहला एपिसोड। हम उम्मीद करते हैं कि